Hello everyone, welcome to Y Academy, and this is the actually last lecture of the trigonometry. And sorry for telling you before this lecture. I told you that is the last lecture. वो मैंने ध्यान नहीं दिया, हाइट एंड डिस्टेंस रह गया था आपका ट्रिग्नोमेट्री का, इसलिए मुझे याद आया ये वाइंड अप करने का। तो कुछ वीक स्किप तो कुछ छूट तो नहीं रहा है, तो या कुछ मैंने स्किप तो नहीं कर दिया गलती से। तो मैंने जब सिलेबस को देखा तो एक बार तो मुझे याद आया, अरे ये तो हाइट एंड डिस्टेंस भी डिस्कस ही नहीं किया, तो उसके क्वेश्चन डिस्कस नहीं किए, तो ये टॉपिक रह गया आपके साथ डिस्कस कर। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो हाइट एंड डिस्टेंस में कुछ खास कॉन्सेप्ट तो होता नहीं है, कि जैसे इसमें दो तरीके के एंगल्स होते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन एक ये होता है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, दो एंगल होते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि कोई भी इस तरीके से एक कोई बिल्डिंग है या फिर कोई पोल है, और यहाँ पर कोई खड़ा हुआ है, यहाँ से वो नीचे की तरफ देख रहा है। अगर नीचे की तरफ देख रहा है तो ये कहलाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, और अगर की तरफ देख रहा है तो कहलाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। सीइंग अपवर्ड, अपवर्ड ऊपर की तरफ देखना, एंड सीइंग अपवर्ड, ठीक है ना। हाँ, जब नीचे की तरफ देखता है तो जैसे मान लो कोई देख रहा है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन ट्रीट होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन। यहाँ पे ये एंगल बना थीटा, जब ये एंगल थीटा बना है तो दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। लेकिन जब उसने यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है और यहाँ से ऊपर की तरफ देख रहा है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन ट्रीट होती है, और यहाँ से जब देख रहा है तो ये कहलाता है थीटा। हालांकि ये दोनों एंगल सेम हो जाते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ दी एलिवेशन, दोनों ही लगभग सेम होंगे। लगभग क्या, सेम ही होते हैं जब सेम कंडीशन के लिए अप्लाई किया गया हो। यहाँ से खड़ा होकर जो देखेगा, जो एंगल बनेगा और जो ये बनेगा, क्योंकि ये दोनों एंगल मान लो, तो ये लाइन हमेशा इसके क्या होगी, पैरेलल होगी, तो ये दोनों एंगल इक्वल ही होते हैं, थीटा इज इक्वल टू फाइव। सेम कंडीशन के लिए ऐसा होता है। तो ये होता है एंगल ऑफ, और इसको जो बोलते हैं, इसको लाइन ऑफ साइट बोलते हैं, लाइन ऑफ विजन कह सकते हो, लाइन ऑफ साइट। जो ये लाइन होती है जिस तरफ देख रहा होता है, ठीक है, ऊपर से देख रहा है तो, नीचे से देख रहा है तो, लाइन ऑफ विजन। तो नीचे से ऊपर की तरफ देखना कहलाता है एलिवेशन एंगल, ऊपर से नीचे की तरफ देखना कहलाता है डिप्रेशन एंगल। दूसरा क्या है, इसकी बात को और समझने लायक है कि मान लो कोई बिल्डिंग है इस तरीके से, और कोई ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पर है, फिर यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, फिर यहाँ पे। तो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। मान लो कोई कार है, कोई कार, ये सारे ऑब्जेक्ट्स की पोजीशंस है, ए बी सी एंड डी एंड ई एंड एफ, ये ऑब्जेक्ट्स की पोजीशंस। पहले ऑब्जेक्ट ए पोजीशन पे था, फिर ऑब्जेक्ट बी पोजीशन पे था, फिर ऑब्जेक्ट सी पोजीशन पे था, फिर डी में था, फिर ई में था। ऐसे ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हुई। जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हुई तो मान लो यहाँ पर एंगल थीटा 1 था, यहाँ पर एंगल थीटा 2 था, यहाँ पे एंगल थीटा 3 था, और यहाँ एंगल थीटा 4 था। तो जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट, मतलब ये जो बिल्डिंग है, मान लो एक मिनट के लिए ये बिल्डिंग है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहा है, और ये बिल्डिंग का कहलाता है फुट, इसको कहलाते हैं फुट। ऑब्जेक्ट फुट की तरफ बढ़ रहा है, एज ऑब्जेक्ट इंक्रीजिंग टुवर्ड्स द, या मूविंग टुवर्ड्स द फुट। तो अब क्या है कि जो एंगल होता है, वो एंगल, उनकी वैल्यू, उनकी जो वैल्यू है वो इंक्रीज होती जाती है। एंगल जो होते हैं वो बढ़, वैल्यू नहीं, एंगल बढ़ता जाता है। थीटा 2, थीटा 3 एंड थीटा 4, ऐसे एंगल्स बढ़ते जाते हैं हमेशा। जैसे जैसे आप फुट की तरफ आते जाएंगे तो एंगल का, एंगल क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। अगर मान लो यहाँ पर 30 डिग्री था तो यहाँ 45 हो जाएगा, यहाँ 60 हो जाएगा, ठीक है, 65, 25, ऐसे बढ़ते जाएंगे एंगल्स। कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे आप किसी भी बिल्डिंग की फुट की तरफ बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे क्या होगा, आपका जो एंगल है, एलिवेशन एंगल्स, एलिवेशन एंगल्स क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। एलिवेशन एंगल्स इंक्रीजेस एज
moves towards the टॉवर बिल्डिंग, ये कॉन्सेप्ट है इसका, ठीक है ना। बढ़ता जाता है। इसी तरीके से अगर बात करें दूसरे कॉन्सेप्ट की, जैसे अगर हम बात कर लेते हैं, जैसे ये मान लीजिए एक मिनट के लिए, ये बिल्डिंग है और देखिए मान लीजिए कि अब यहाँ से मैंने नीचे 4 पोजीशंस मैंने रखी हैं ऐसे करके, ये पोजीशंस। अब बंदा यहाँ कोई खड़ा हुआ है, ये कोई खड़ा हुआ है, यहाँ पे कोई खड़ा हुआ है और यहाँ से इसने इसको देखा, इसने इसको देखा, फिर इसने इसको देखा और इसने इसको देखा, ऐसे ये इतने सारे ऑब्जेक्ट्स देखता जा रहा है। ठीक, पोजीशन क्या है, ये मान लीजिए ए है एंड दिस इज बी, सी, डी, ई, एफ, एफ, ये। अब कहानी ये है कि 4 पोजीशंस हैं, 5 हो गई इसको मिला करके, 5 पोजीशंस हो गए, एफ ई डी सी बी, एफ ई डी सी बी। अब देखिए ये एंगल जैसे ऊपर से देखा उसने तो पहले एंगल जो बना, देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे लिए हो जाएगी, और जब ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी हो जाएगी, देखो जरा ध्यान से एक मिनट, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है हमारे पास में, तो यहाँ पर जो एंगल बना वो ये एंगल ये बना, फिर एंगल कौन सा बनेगा, फिर एंगल ये बनेगा, फिर एंगल कौन सा बनेगा, फिर एंगल ये बनेगा, फिर कौन सा बनेगा, फिर एंगल ये बनेगा, फिर कौन सा बनेगा, ये एंगल बनेगा। क्लियर है नहीं क्लियर? तो जैसे जैसे अब यहाँ से खड़ो के आप फुट से दूर ऑब्जेक्ट को देखोगे, फुट से दूर ऑब्जेक्ट को देखोगे, एंगल छोटा होता जाएगा, मतलब बड़ा होता जाएगा। देखो जैसे, सॉरी, छोटा होता जाएगा। जैसे आपने पास में देखा तो एंगल, मान लो ये एंगल कितना था हमारे पास में, इसको मैंने थीटा 1 ले लिया, इस तरीके से इसको क्या ले लिया, थीटा 2, इसको मैंने थीटा 2, इसको ले लिया थीटा 3, इसको थीटा 4, ये थीटा 5, इस तरीके से बना, थीटा 1, थीटा 2। एक मिनट, ये वाला एंगल जो है, ये एंगल जो है, सॉरी ये गड़बड़ हुआ थोड़ा सा, बटा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। हाँ, यहाँ तक आना चाहिए था, दो गलत एंगल ले लिया मैंने। एक मिनट, बहुत ज्यादा गड़बड़ हो गई, यहाँ तक आना चाहिए था, ये इसको थीटा 1 देंगे, और ये वाला एंगल आएगा थीटा 2, और ये एंगल आएगा यहाँ तक, ये तो ले लिया, यहाँ तक आएगा, ये आएगा थीटा 3, और जब यहाँ तक आएगा तो ये एंगल हमारे पास में ऑलरेडी आ गया। इसको, ये कोई एंगल नहीं है, सॉरी, इस एंगल को तो हमने बोला हुआ है एक्चुअली में, ठीक है, थीटा 4। जो थीटा 1 एंगल यहाँ तक है, तो ये किस आर्म को टच कर रहा है, ये इस आर्म को टच कर रहा है, एसी को। देखो ये एसी को टच कर रहा है, टच कर रहा है एसी को, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा 1। ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा 2। ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा 3। ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा 4। अब आप मुझे बता दो कि थीटा 1 यहाँ पे देखो, थीटा 1 एक्चुअली में हमने क्या लिया था, यहाँ पर थीटा 1 से स्टार्टिंग करी थी, यहाँ पे हमने इधर से स्टार्टिंग करी है, तो थीटा 1 क्या होगा, बड़ा होगा, थीटा 2 उससे छोटा होगा, थीटा 3 से बड़ा होगा, और थीटा 3 थीटा 4 से बड़ा होगा। ये सीक्वेंस यहाँ पे आएगा अगर हम लोग एंगल का सीक्वेंस ऐसा रखते हैं तो। कुल मिलाकर के इस तरीके से एंगल का इंक्रीज और एंगल का डिक्रीज हम चेक करते हैं। ये सारे वो जितने भी एंगल्स हैं वो डेप्रेशन एंगल है, ये एलिवेशन एंगल्स की कहानी है। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चंस की तरफ, इतनी सी बात है बस। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग लिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन।
standing on a horizontal plane from 2 points on a line. 2 points on a line passing through the foot of the tower. Passing through the foot of the tower of tower and y at a distance of x and y, x and y respectively, respectively are complementary angles. Complementary angles. Find the height of the tower. Find the height of the tower. ये क्वेश्चन है हमारे पास बच्चों। तो दो बातें दी गई हैं, एक दी गई है एक्स और वाई, ये बातों को दिमाग में रखना है, ये जो दी गई है और ये जो पॉइंट दिया गया है। चले, अब क्या है सीन की, क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं इसको। अब सबसे पहले क्वेश्चन को समझना होगा, जरूरी है कि एक एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर। सबसे पहले एक टावर बनाते हैं हम लोग यहाँ पर। ये टावर है, मान लो दिस इज ए, दिस इज बी, टॉप ऑफ द टावर है। स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल लाइन प्लेन, horizontal plane from 2 points on a line passing through the foot of the tower। मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जो फुट और टावर से पास होती जा रही है। इसमें 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट मान लो यहाँ पर सी है, एक पॉइंट यहाँ मान लो डी। 2 पॉइंट्स हमारे पास में। तो इन दोनों पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन, एक इस पॉइंट पे, एक इस पॉइंट पे, दोनों एलिवेशन एंगल्स डिस्टेंस ऑफ एक्स, ये डिस्टेंस एक्स पॉइंट पर है, ये जो पहला पॉइंट है, एंड वाई रिस्पेक्टिवली कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। ये अगर थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक, ये है फिगर कुछ, दोनों में से किसी को भी 90 माइनस थीटा और किसी को भी थीटा ले लो। ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, टावर एक प्लेन पे सरफेस पे खड़ा हुआ है, फ्रॉम 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स उनका एलिवेशन एंगल, पॉइंट्स ऑन अ लाइन पासिंग थ्रू द फुट ऑफ द टावर। तो वो जो 2 पॉइंट है उस लाइन पर है जो लाइन टावर के फुट से पास हो रही है। तो जो दोनों पॉइंट है एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स, पहला पॉइंट एक्स पे है, दूसरा पॉइंट क्या है, वाई रिस्पेक्टिवली, आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। चलो, अब हाइट निकालनी है, एच निकालनी है इसकी, इसकी ये एच फाइंड करनी है हमको, दिस इज एच, ये हाइट फाइंड करनी है। क्लियर है ना? चलो, हाइट ऑफ द टावर निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले देखो हम लेंगे क्या, टेन थीटा लेंगे। टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में, ए बी अपॉन, ए बी अपॉन बी सी। ये जो हमने लिया ना, हमने लिया है इन ट्राइंगल ए बी सी में एंगल बी कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। इस पे लिया मैंने इसको टेन थीटा। टेन थीटा ए बी कितना है बेटा, मैंने उसको एच ले लिया, हाइट ऑफ द टावर। बी सी कितना है, एक्स। क्लियर है नहीं क्लियर है? इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। इसी तरीके से बात करेंगे कौन सी, फिर हम लेंगे टेन 90 माइनस थीटा, दिस इज इक्वल टू, अब इस एंगल को लेंगे तो पूरा ट्राइंगल ले रहे हैं हम लोग ए बी डी, तो हो जाएगा हमारे पास में ए बी अपॉन बी डी, ए बी अपॉन बी डी, और ले रहे हैं हम लोग इन ट्राइंगल ए बी डी। यहाँ भी एंगल बी इज इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री। ठीक है ना? तो ए बी का वैल्यू कितना है, एच, और बी डी का वैल्यू कितना है हमारे पास में, वाई। इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा। क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा। टेन 90 माइनस थीटा, कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्री में याद करो,
पढ़ाया गया है कि जैसे साइन 90 माइनस थीटा दिस इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, ऐसे ही आपको पढ़ाया गया है 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा होता है, कॉट COT कॉट, चार पाई वाला कॉट। ठीक है ना, दो इक्वेशंस हैं, इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या करोगे, फाइंड करोगे। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा दिस इज इक्वल टू h अपॉन x इंटू h अपॉन वाई दिस इज इक्वल टू 1 h स्क्वायर अपॉन एक्स वाई। सॉल्व करेंगे तो एक्स वाई इज इक्वल टू एच स्क्वायर, h इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई। हाइट जो निकली है वो नहीं निकली। मतलब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि एक टावर है, वह उसके फुट से एक पॉइंट की डिस्टेंस दी है, उसके फुट से दूसरे पॉइंट की डिस्टेंस दी गई है, और हाइट आपको फाइंड करनी है, तो हाइट हमेशा उन डिस्टेंसेस के प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट होता है। ये निकला है हमारा क्या आंसर। मैं देख लेता हूँ, पर व्यू पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हम्म, पूरा व्यू आ रहा है। तो आप देखो थोड़ा ध्यान से कि जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो आपको जो डिस्टेंसेस हैं एक्स और वाई, इनका इन दोनों का मल्टीप्लाई और स्क्वायर रूट निकाल दो, तो वो हाइट ऑफ द टावर या बिल्डिंग जो भी होगा। तो ऐसे क्वेश्चन, और ये एंगल्स कैसे होने चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री होने चाहिए। मान लो इसकी जगह 60 होता और इसकी जगह पे 30 होता, और ये डिस्टेंस कुछ दी होती, मान लो ये 5 दी होती और ये दी होती 10। ठीक है ना, कहते हैं आंसर निकालो। या एक मिनट, एक मिनट, ये दी होती 3 और ये दी होती 27, मान लो डिस्टेंस, और ये 60 और 30। तो इन दोनों को सॉल्व करते तो हमारे पास में आराम से निकाल सकते थे हम लोग। 27 रखते, 3 से 81 होता, 81 का स्क्वायर रूट 9 होता, तो इसकी हाइट कितनी आती, 9 आ जाती। इस फॉर्मूले को याद रखना और कंडीशन को याद रखो। हाइट एंड डिस्टेंस में जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें कुछ कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशंस को पर्टिकुलर याद रखोगे ना, तो क्वेश्चंस में आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर पाएंगे। क्या, हाइट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ दी प्रोडक्ट ऑफ distance from the foot to the first point and distance from the foot to the second point। दोनों फुट से दोनों पॉइंट की डिस्टेंसेस का प्रोडक्ट और उसका स्क्वायर रूट अगर निकालते हो, तो यू विल गेट द हाइट ऑफ द टावर फ्रॉम वेयर, फ्रॉम वेयर यू हैव टू यू द डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट्स आर गिवन। क्लियर है ना। चलो इस पे हम लोग करते हैं एक दूसरा क्वेश्चन, नोट कर लीजिए इसको आप लोग। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। रफ कर दूं उसको मैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद हम लोग। क्वेश्चन नेक्स्ट ये है कि जैसे मैंने क्वेश्चन बोला है कि टू क्रॉस, क्वेश्चन नंबर 2, टू क्रॉस अ रिवर a person covers a straightforward distance straight forward distance, person covers a straightforward distance of 325 meter along a bridge over the river, along the bridge, along the bridge over the river, over the river. If bridge subtends 30-degree angle, if bridge subtends 30-degree angle, with edge of the river, find the width of the river.
ऑफ द रिवर। चलो इस क्वेश्चन को भी करते हैं। देखो बेटा, करना क्या, सीन समझो। जैसे क्वेश्चन बोला गया, इसका सोल्यूशन समझो। सबसे पहले समझो कि कोई रिवर होगी, कुछ इस तरीके से रिवर होगी। मान लो रिवर जा रही है, इस तरीके से बह रही है। ये रिवर, और इसमें एक ब्रिज बनाया गया। क्या बनाया गया? ब्रिज। और ब्रिज कुछ इस तरीके से बनाया गया है। ये ब्रिज, पानी नीचे से बह रहा है ब्रिज के, क्योंकि ये रास्ता है। ये पानी बह रहा है ब्रिज से, नदी है ये जो दी गई है, ये नदी के दो किनारे हैं, एक किनारा ये, एक किनारा ये। अब पूरी बात को समझना है यहाँ से। वो ये कह रहे हैं कि जो ब्रिज है, तो ब्रिज कह रहे हैं 325 मीटर अलोंग द ब्रिज। इतनी डिस्टेंस वो ब्रिज के ऊपर चलता है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस, ठीक, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, दिस इज 325 मीटर। ठीक। और एक बात समझो, यहाँ से इसकी, यहाँ से यहाँ तक की जो विड्थ है, ये विड्थ ऑफ द रिवर। कह रहे हैं विड्थ ऑफ द एंगल विद एज ऑफ द रिवर, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। ये रिवर की विड्थ होगी यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की रिवर। मान लो पॉइंट ए है और ये बी है, और इस पॉइंट को सी दे दो। ये परपेंडिकुलर, दो पैरेलल लाइन की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, उसी को हम लोग उसके बीच की डिस्टेंस बोलते हैं। तो नदी ये है मान लो, नदी के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये, इसकी विड्थ को मैं डिनोट कर रहा हूँ किससे? ए से डिनोट कर रहा हूँ। किससे? ए से डिनोट कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ए से। ठीक। अब क्योंकि इन्होंने बोला है कि द रिवर द ब्रिज सबटेंड्स एंगल 360 डिग्री एज, तो ये एंगल कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री एंगल दिया हुआ है। ब्रिज झुका हुआ है रिवर के ऊपर, इतने डिग्री एंगल बना रहा है एच के साथ में। ठीक, ऐसे चढ़ता ना ब्रिज, ऐसे चढ़ेगा तो एंगल कितना बना रहा है? 30 डिग्री एंगल बना रहा है। तो हमसे ए फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो हम फाइंड करेंगे क्या? अच्छा, ये एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है, तो इसका अपोजिट परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेनस होगा। तो साइन लगा दो सीधे सीधे। साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 325। तो ए इज इक्वल टू कितना हुआ? सॉरी, साइन 30 का वैल्यू कितना है? 1/2 ए बाई 325। तो ए इज इक्वल टू जो हमारे पास में आ गया 325/2, तो आएगा हमारे पास में 162.5 मीटर। दिस इज दी विड्थ ऑफ दी क्या? रिवर। रिवर की विड्थ कितनी है? 162.5, 162.5 मीटर इज द डिस्टेंस। क्लियर है ना बच्चों? चलें आगे की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद हम लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये कह रहा है कि इन अ स्टॉर्म a tree got bent, a tree got bent by the wind whose top meets, by the wind, हवा से ऐसा हो गया है, and top whose top meet, whose top meets the ground at an angle of 30 degree. The ground at an angle of, at an angle of 30 degree, at an angle of 30 degree, comma, at a distance of 30 meter, at a distance of 30 meter.
30 meters from the root. What is the height of the tree? What is height of the tree? Height of the tree. ट्री की हाइट क्या होगी, ये समझने वाली बात है। समझो, इस पूरे क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन तरीके से समझना है अगर, तो मैं एक बात कहता हूँ। इसमें हम लोग पहले क्वेश्चन को समझेंगे। मान लो ट्री इस तरह का था, कोई ट्री, ये ट्री था ए बी, एक कोई ट्री था, ठीक। और एक हवा चली, आंधी आई, स्टॉर्म आई, जिस वजह से क्या हुआ कि ट्री इस जगह से ब्रेक हुआ, इस जगह से ब्रेक हुआ, ब्रेक होकर के जमीन से इसका लग गया। ये जो, मान लो ये मैं इसको सी लेता हूँ, तो ए सी जो है यहाँ पर बेंट होकर जमीन से टच कर गया, और जमीन से जब टच किया तो ये एंगल मान लो 30 डिग्री का बन गया, और इस पॉइंट को मैंने पी नाम दे दिया, ठीक है ना। 30 डिग्री एंड 30 मीटर डिस्टेंस, और इसकी जो डिस्टेंस है वो 30 मीटर डिस्टेंस हो गई, ठीक। 30 मीटर डिस्टेंस हो गई। अब वो हमसे क्या कह रहे हैं कि इस तरीके से ये हमारे पास में आ गया जब, ठीक। तो अब ये जो पीसी है ना, ये वाला पार्ट है, ये और ये आपस में क्या है, इक्वल। ये और ये आपस में क्या है, इक्वल। वो कह रहे हैं कि इसकी पूरी हाइट बताओ। किसकी हाइट बताओ? पेड़ की पूरी हाइट बताओ। हाइट ऑफ द ट्री बतानी है हमको। क्या बतानी है? हाइट ऑफ द ट्री बताना है हमको। हाइट ऑफ द ट्री बताना है। क्लियर है नहीं क्लियर? तो मैं तुमको बता दूं कि जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, फॉर सच सिचुएशन वी यूज अ ट्रिक टू कैलकुलेट द आंसर। देखो क्या है ना कि अब हम लोग हर क्वेश्चन को सॉल्व तो करने वाले हैं नहीं, इसलिए तो क्लास हो रही है। ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल टू एम इन ब्रैकेट 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये हमारे पास में जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले का हम लोग यूज करेंगे। 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब देखो ये जो h है दैट इज द हाइट ऑफ द ट्री है, और जो ये m है, ये जो m है इसको बोलते हैं मीटर, एक्चुअली मीटर। तो इसको जो ये 30 मीटर यहाँ दी गई डिस्टेंस, इसको बोलेंगे m। क्लियर है नहीं क्लियर है? आइए पुट करते हैं यहाँ पर फॉर्मूला। ये 30 मीटर डिस्टेंस है। अच्छा यहाँ पर लिख दो पूरा। m क्या है? डिस्टेंस ऑफ द टॉप ऑफ ट्री or top which meet the ground from foot of tree, ठीक है ना। थीटा एंगल is formed by the top of tree with the ground, with the ground, ठीक है ना। ये दोनों बातें मैंने बोल दी। चलो अब इस ट्रिक को अप्लाई करते हैं। अब इस h की वैल्यू हम यहाँ लेंगे। m का वैल्यू 30 है, 1 प्लस साइन 30 डिग्री एंड कॉस 30 डिग्री। सॉल्व कर लीजिए। 30 डिग्री, 30 मीटर, 1 प्लस साइन 30 का वैल्यू 1/2 है, कॉस 30 का वैल्यू √3/2 है। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 60, और यहाँ पे आएगा क्या अंदर? 3/2। देखो एक बात समझो, मैं कभी भी कैलकुलेशन बताने में ज़्यादा फोकस नहीं करता हूँ। आपको नहीं आया या आपकी समस्या है। मैं अगर आपको कैलकुलेशन बताने बैठूंगा तो बस हमारे पास फिर यही रह गया, मैं यही करवा पाऊंगा। 3/2 है, इसका 3/2 हो जाएगा। इसे कट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा √3, इसे कट करेंगे तो 2 3 जा 6 कट जाएगा। तो हमारे पास में जो आ गई वैल्यू आ गई 30√3 आ गई। 30√3 h इज इक्वल टू हमारे पास में यहाँ 30√3। आई चेक कैलकुलेशन सही निकली, बिल्कुल सही निकली। 30√3 मीटर। मान लो डेसिमल में आंसर आ रहा है वहां पर, तो √3 का वैल्यू रख दो। √3 का वैल्यू क्या होता है?
1.732 समथिंग होता है वैल्यू, ठीक है ना। तो यहाँ पे रख दोगे, डेसिमल फॉर्म में भी निकल आएगा। क्लियर है ना, क्लियर है। एच इज इक्वल टू 30√3 मीटर आ रही है, दैट इज द हाइट ऑफ द ट्री। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, यूज दिस ट्रिक, इस ट्रिक का यूज करोगे बेटा, मजा आ जाएगा आप लोगों को। क्या आ जाएगा? मजा आ जाएगा। क्लियर है नहीं क्लियर है? ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एवरीवन। आज की क्लास में इतने, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसका एक लेक्चर में और शूट करूंगा, उसमें कुछ 5-6 क्वेश्चंस करवा दूंगा, एंड दैट इज ओके विद इट। ओके, थैंक यू एवरीवन।